ऑनलाइन शिक्षा के महत्व पर मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं। जैसा कि मैं कह रहा था कि 22 मार्च से भारत में जनता कर्फ्यू लागू हुई और 24 मार्च के बाद पूरे देश में लॉकडाउन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। और इस लॉकडाउन के समय देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आया कि क्या बच्चों की शिक्षा कैसे की जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। लोगों ने तय किया, सरकारों ने तय किया और यह तय हुआ कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य गैजेट से दिया जाए। यह पढ़ाई प्रारंभ हुआ। लोगों ने अपने अपने घरों में अपने ढंग से इंतजाम करना शुरू किया। लोगों ने बच्चों को और गैजेट उपलब्ध कराने के बाद पढ़ाई प्रारंभ हुई। अब धीरे धीरे जब 3 से 4 महीना विपक्ष में और विपक्ष में दोनों बातें सामने आ रही है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा आँखों के दृष्टिकोण से और न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से प्रभावित हो रहे हैं। 4वीं 5वीं कक्षा तक के बच्चों को 30 मिनट के ऑनलाइन पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, लेकिन वहीं 6ठी कक्षा और ऊपर के बच्चों को लगातार 4-4, 5-5 क्लास लिए जाते हैं। एक क्लास 30 मिनट का तो 5 क्लास 150 मिनट, यानी लगभग 2.5 से 3 घंटा बच्चे लगातार मोबाइल को फेस करते हैं, मोबाइल के सामने रहते हैं। दुष्प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के सेहत पे। कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान व्यवस्था में भारत देश ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार नहीं था। और ऑनलाइन शिक्षा के लिए जब भारत देश तैयार नहीं था तो अचानक से जो ये विपदा आई, न सिर्फ भारत देश बल्कि पूरी दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। जहाँ तक बात है ऑनलाइन एजुकेशन की, तकनीकी शिक्षा चाहे सामान्य पाठ्यक्रम, दोनों कंप्यूटर से सीधी तौर पर जोड़ना बच्चों के लिए संभव नहीं था। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कक्षा 1 से लेकर के MA तक की पढ़ाई करने वाले, साथ ही साथ टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि की पढ़ाई करने वाले लोगों की संख्या, बच्चों की संख्या भारत में तकरीबन 30 से 32 करोड़ है। आवाज आ रही है? 30 से 32 करोड़ है। ऐसी परिस्थिति में जो शहर के बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल उपलब्ध है, वैसे बच्चे आसानी से ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो कस्बाई हैं, गाँवों में रहते हैं, हम लोगों ने हाल के दिनों में पिछले 3-4 महीनों में ऑनलाइन शिक्षा में लाभ लेने वाले बच्चों के बारे में एक रिसर्च किया तो पता चला कि ऑनलाइन एजुकेशन में कुल 30% के आसपास बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। वैसे बच्चे जो बड़े शहर में रहते हैं, शहर के बीचों बीच रहते हैं और स्कूल और उनके घर दोनों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल उपलब्ध है, लैपटॉप उपलब्ध है या कंप्यूटर उपलब्ध है, वही बच्चे इसका लाभ उठा पा रहे हैं। छोटे कस्बे और ग्रामीण इलाकों के बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है और भारत में 60 से 65% विद्यालय और विश्वविद्यालय या कॉलेज ऐसे जगहों पर हैं जहां टीचर्स और स्टूडेंट के बीच तालमेल बिठाने के लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता है मोबाइल टेलीफोन के कनेक्टिविटी की। ज़्यादातर भारत देश में जगह जगह पर ये देखा जाता है कि मोबाइल की कनेक्टिविटी का अभाव है, कनेक्शन में दिक्कत है, नेटवर्क सिस्टम में दिक्कत है। दूसरी बात, पढ़ाने वाले लोग
अगर मोबाइल के नेटवर्क के साथ तैयार भी हैं, तो बच्चे जहां अपने घरों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, छोटी छोटी जगह पे इंटरनेट का अभाव है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 65% के आसपास बच्चे इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो बच्चे रोजाना ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माँ बाप को क्या करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि बच्चों के आँख पे इसका सीधा असर पड़ रहा है कि नहीं। मोबाइल रखने के भी सिस्टम से बहुत सारे बच्चे वाकिफ नहीं हैं। बच्चे के आँख और मोबाइल की दूरी 2.5 फुट से ज़्यादा होनी जरूरी है। आजकल के बच्चे मात्र 8-10 इंची की दूरी पर मोबाइल रखते हैं और मोबाइल को अपने गोद में या सीने के करीब लाकर आँख के सहारे मोबाइल को बिल्कुल करीब से देखते हैं, जो बहुत खतरनाक है। मैं अभिभावक से अपील करना चाहता हूँ कि उनके बच्चे जो मोबाइल में पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, उन पे गहरी नज़र रखें। क्या बच्चे का आँख और बच्चे के मोबाइल की दूरी 1 फुट से कम है? अगर ऐसा है तो 5-7 दिनों में ही बच्चों के आँख में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए सावधानी इस बात की ज़रूरी है कि आँख और मोबाइल की दूरी कम से कम 3 फुट है कि नहीं। और 3 फुट रहने में अगर आवाज़ की असुविधा है तो ईयरफोन कान में लगाकर 3 फुट दूर मोबाइल को रखकर बच्चे पढ़ाई करें। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, बच्चों को कुछ आँखों का एक्सरसाइज करना माँ बाप को सिखाया जाना चाहिए। आँख को बंद करना और खोलना, आँख को बंद करना और खोलना, और गर्दन को बाएं से दाएं की ओर कम से कम 2-3 मिनट तक, और दाहिने से बाएं की ओर कम से कम 2-3 मिनट तक गर्दन का नेक की, गर्दन की का एक्सरसाइज होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दरमियान आपके आँखों पे बुरा असर तो पड़ता ही है। आँखों के सहारे जो रेडिएशन आपके ब्रेन पे जाता है, उससे आपके न्यूरो पे, आपके मस्तिष्क पे भी असर पड़ता है। एक अनुसंधान आया था, मोबाइल में बात करने की बात आई थी। अगर आप रोजाना 10 लोगों से 5-5 मिनट मोबाइल में बात 24 घंटे में करते हैं, तो लगभग 50 मिनट मोबाइल आप 24 घंटे में 1 घंटा मोबाइल यूज़ करते हैं। अगर आप 24 घंटे में 1 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब महीने में 30 घंटा और 1 साल में 365 घंटा। यदि आपने 1 साल में 365-400 घंटा मोबाइल का इस्तेमाल किया, तो मोबाइल से आपको क्या लाभ है, क्या नुकसान है, ये तो आप जाने। लेकिन मेडिकल साइंस ये कहती है कि यदि आप कनपट्टी में अपने मोबाइल को इस प्रकार सटा कर बात करते हैं 1 घंटे तक रोजाना 24 घंटे में, तो 400-500 घंटे बात करने के बाद आपके मस्तिष्क के जो याददाश्त की क्षमता है, वो क्षमता समाप्त हो जाती है। अब भारत देश में अभी हमारे सामने नीतीश कुमार यदुवंशी जी ने लिखा है कि यहाँ के शिक्षकों का भी सर यही हाल है कि वो न तो लैपटॉप चला सकते हैं, न ठीक ढंग से बच्चों को मोबाइल को चलाकर पढ़ा सकते हैं। नीतीश जी, आपका सवाल बहुत सही है। अभी पूरी तरह से ट्रेनिंग लेकर शिक्षक को भी आना होगा। यह जो विपदा आई है, ये जो पूरे दुनिया के सामने समस्या खड़ी हो गई है एजुकेशन की, ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो बच्चे पढ़ाई बंद कर दें, या कुछ इसमें महज 10 से 15% ही लाभ हम बच्चों को दे पा रहे हैं। बच्चों को स्कूल का जो माहौल है वो नहीं मिल रहा है। शिक्षक और बच्चों के बीच प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो रहा है, और मात्र 30 से 35% विद्यार्थी, शहरी विद्यार्थी इसका लाभ ले पा रहे हैं। भारत को और भारत के टेक्निकल एजुकेशन को
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और कंप्यूटर साइंस को अनुसंधान की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है। और केवल स्टूडेंट के लिए रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, टीचर्स के लिए भी आवश्यकता है। हमारे देश में टीचर्स, खासकर हिंदी हार्टलैंड में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तीनों से अलग हुए 3 राज्य, बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, इन 6 राज्य में जहां भारत की आधी आबादी बसती है, यहाँ पुरातन पद्धति थी। शिक्षक किताब पढ़कर आगे बढ़े थे, एमए में टॉप किया था, एमएससी में टॉप किया था और प्रोफेसर लेक्चरर बने थे, बीएड किया था, एमएड किया था। उनको कंप्यूटर का विशेष ज्ञान बिल्कुल नहीं है। हाल के दिनों में, पिछले 8-10 वर्षों से 2000 ईस्वी के आसपास, 1999 ईस्वी में भारत में मोबाइल चालू हुआ और 2009-10 से स्मार्टफोन आने शुरू हुए। 2014-15 के बाद से स्मार्टफोन जब उनके पास आया है तो बामुश्किल भारत के 40 साल से अधिक उम्र के लोगों ने मोबाइल चलाना सीखा है। लोगों को मोबाइल से ईमेल करना नहीं आता। इन सारी चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करना होगा। ऐसी आपदा कोविड-19 कोरोना जो आई है, उससे बचने का एक ही रास्ता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और जब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये सुझाव भारत सरकार को भी हमने दिया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन सीबीएसई को भी दिया है, आईसीएसई को भी दिया है। मैंने काफ़ी जगह पिछले 4-5 महीनों में चिट्ठी लिखी है कि स्कूल जैसे ही सामान्य बहाल होती है, चाहे जितना समय लगे, सबसे पहले कंप्यूटर एजुकेशन फॉर टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन फॉर स्टूडेंट एंड कंप्यूटर एजुकेशन फॉर पेरेंट्स, इसके बारे में सोचना होगा। गार्जियन को, अभिभावक को कंप्यूटर का ज्ञान, ऑनलाइन पढ़ाई का ज्ञान है कि नहीं, पहली बात। छात्र छात्राओं को ऑनलाइन के पढ़ाई की पूरी ज्ञान है कि नहीं, दूसरी बात। और पढ़ाने वाले शिक्षक ऑनलाइन एजुकेशन से पूरी तरह वाकिफ हैं कि नहीं, तीसरी बात। इन 3 बातों पर गौर करना होगा और उसे पुख्ता करना होगा। दूसरी बात, हमारे पास जो मोबाइल है ये भारत की त्रासदी है। हम लोग चीन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत में सबसे सस्ते दर पर चाइनीज मोबाइल ही बिकता है। 50% से अधिक लोगों के हाथ में चाइनीज मोबाइल दिखता है क्योंकि वो सस्ते दर पर मिलती है। हालांकि सबसे ज़्यादा रेडिएशन उन्हीं मोबाइल से हमारी आँखों पे पड़ता है। लगातार बच्चों का स्वास्थ्य गिर रहा है। मैंने कल खबर सुनी है कि इस अगस्त के प्रथम सप्ताह से सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, भारत सरकार ने मात्र 2 या 3 क्लास ऑनलाइन करने की सलाह दी है। इसका मतलब साफ है कि ऑनलाइन एजुकेशन आँखों के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर नहीं है। भविष्य में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे गैजेट बढ़ेंगे और साथ साथ उस गैजेट को बढ़ाने पर लोगों का जोर मिलेगा, तभी ऑनलाइन एजुकेशन सुचारू रूप से भारत में चल पाएगा। ये जान लेना जरूरी है कि भारत एक गरीब देश रहा है, भारत अमीर देश नहीं है। भारत की आधी आबादी 50-60% लोग रोज कमाने खाने वाले हैं। उनके पास अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो 3 स्मार्टफोन मुनासिब नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। इस दृष्टिकोण से भी इस तरह के एजुकेशन के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है। जो बच्चा पढ़ता है उसे हम एक गैजेट्स दें, मोबाइल दें, कंप्यूटर दें, लैपटॉप दें या कोई ऐसा टैब बना कर दें जिसमें उसके सिलेबस की किताब फुल हो, सिलेबस की किताब ऑलरेडी लोड हो उसके टैब में, और बच्चा उसको ले कर के आए
और उस टैब या उस गैजेट का संबंध सिर्फ पढ़ाई से हो और किसी चीज़ से नहीं हो। भारत के बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं आज के सोशल मीडिया की वजह से। तरह तरह के गेम्स, तरह तरह के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत तरह के गेम्स लोड हैं मोबाइल में जिसको बच्चे खेलते हैं। वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब आज के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अभिभावक घर में पढ़े लिखे एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो। घर में जो भी पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग, माता पिता, चाचा चाची जो भी मौजूद हैं, उन बच्चों को इकट्ठा करें घर के अंदर, और इकट्ठा करने के बाद उनके किताब को एक टीचर बनकर पढ़ाने का प्रयास करें। ये एक सार्थक पहल होगा। यदि हम टीचर से पढ़ाएगा और स्कूल में ही पढ़ाई होगी, इसके भरोसे रहेंगे, तो बच्चों को हम बेसिक एजुकेशन देने से वंचित हो जाएंगे। मैं डंके की चोट पे ये कहने को तैयार हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन महज एक खाना पूर्ति है, इससे अधिक कुछ नहीं है। इसके लिए भारत को समय लगेगा। सरकारी स्तर पर हमें सुविधा मुहैया करानी होगी। जिस तरीके से गरीब बच्चों के बीच सरकार की ओर से किताब, कॉपी, साइकिल और खाना बांटा जाता है, स्कूल ड्रेस बांटा जाता है, उसी तरीके से मोबाइल और लैपटॉप बच्चों के बीच वितरण की व्यवस्था करनी होगी। तभी भारत पढ़ाई के बारे में और मैच्योर होगा। मैं एक बहुत दुखद खबर लेकर आया हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से कल एक बयान उनके प्रवक्ता ने दिया है। जैसा कि रोज़ आप खबर पढ़ते हैं कि कोरोना का दवाई या सुई जल्दी निकल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना बच्चों पे अलग प्रभाव डालता है, महिलाओं पे अलग प्रभाव डालता है, बुजुर्गों पे अलग प्रभाव डालता है। किसी को तेज बुखार होता है, किसी के छाती में इन्फेक्शन होता है। तो हो सकता है कि कोरोना का एकमात्र इंजेक्शन इतनी जल्दी ना आए या आए भी ना। ऐसी परिस्थिति में कोरोना से बचने के लिए हमें आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। अपने बच्चों को घरेलू काढ़ा, हल्दी, लौंग, तुलसी का पत्ता, मिश्री इत्यादि डालकर काढ़ा बनाकर, अजवाइन डालकर काढ़ा बनाकर रोज़ बच्चों को 1 कप काढ़ा जरूर पिलाएं। घर में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का उपयोग करें। घर परिवार, रिश्तेदार या अड़ोस पड़ोस में जो शिक्षित व्यक्ति है उससे अनुरोध करके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था घर में करने का प्रयास करें। 25 से 30% लोगों के हाथ में जो कंप्यूटर या मोबाइल है, उससे हमेशा ये ध्यान रहे कि आपका बच्चा कितनी देर कंप्यूटर में है या मोबाइल में है। आपके बच्चे के आँख की स्थिति क्या है, आपके बच्चे में के सर में तो दर्द नहीं है, आपके बच्चे को कोई फीवर तो नहीं है, क्योंकि रेडिएशन का प्रभाव इंसान को झकझोरता है। लगातार कंप्यूटर में काम करने वाले इंजीनियर्स को मैंने देखा है पिछले दिनों, जो लोग कॉल सेंटर में बैठकर रात भर कंप्यूटर चलाते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल होते होते वो लड़के और लड़कियां फिजिकली अनफिट हो जाते हैं, उनकी आँख खराब हो जाती है, उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक महत्वपूर्ण बात ऐसी महिलाओं के लिए अमेरिका में भी आई है और भारत में भी आई है कि जो महिलाएं कंप्यूटर में काम करती हैं रात भर, उनके गर्भ में समस्या आती है, उनके आँख में समस्या आती है, उनके मेमोरी में समस्या आती है। मैं पूरे देश के सामने विद्या का केंद्र BN मंडल विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के सामने, कुलपति महोदय के सामने एक अर्जी लगाता हूँ, एक आह्वान करिए कि हर घर में जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आसपास कोई पढ़ा लिखा आदमी उन बच्चों को इकट्ठा करे और अब घरेलू पाठ्यक्रम की शुरुआत करे।
कब कोरोना खत्म होगा, कब बच्चे सामूहिक रूप से स्कूल और कॉलेज जाएंगे, यह बिल्कुल निश्चित नहीं है। कभी कोई 1 महीना कहता है, कभी कोई 4 महीना कहता है। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से इंग्लैंड में कल बात कर रहा था, तो उन्होंने तो 4 साल बताया। ऐसे स्थिति में हम अंधकार में न रहें, एक क्रांति की शुरुआत करें, घर से शिक्षा की शुरुआत करें। हर मोहल्ले में कोई ना कोई पढ़ा लिखा आदमी, हर गांव में कोई ना कोई पढ़ा लिखा आदमी होता है। बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। जहां पर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहां पर लोग आपस में जुटकर पढ़ाई करें। आयुष चंदन नामक एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सर एग्ज़ाम क्यों नहीं हो पा रहा है। आयुष, शिक्षा की एक व्यवस्था है। शिक्षा की व्यवस्था के लिए सबको एक साथ बिठाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और आपने साथ में एक प्रश्न पूछा है कि राम के नाम पर जब लाखों लोग जमा हो रहे हैं। आयुष, ये देश सहिष्णु है, ये देश धर्म विचार के आधार पर चलता है। जो लोग राम के नाम पर आज अयोध्या में इकट्ठा हो रहे हैं, वो सिर्फ चंद घंटों के लिए हो रहे हैं। उनकी आस्था का सवाल है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने आस्था और धर्म के लिए आयुष वहाँ अयोध्या में इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन परीक्षा 1 घंटे की बात नहीं है, वो लोग अपने रिस्क पर हो रहे हैं। यदि सरकार ये आदेश देती है कि सभी बच्चों को हॉल में, स्कूल में बुलाकर परीक्षा लिया जाए, तो आधे घंटे या 1 घंटे या राम मंदिर के शिलान्यास की तरह बच्चे पढ़ाई में 1 घंटे एग्ज़ाम देकर घर नहीं लौटेंगे। आपका सवाल का मैं सम्मान करता हूं आयुष चंदन जी, लेकिन फिलहाल ये संभव नहीं है कि 9 विषय अगर आपने पढ़ाई की है, स्कूल में 9 विषय है, तो 9 दिन तक 3-3 घंटा आपको रोज बुलाकर टीचर्स और स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए साथ में एक स्कूल में जुटें। इसके लिए अभी माहौल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं, धर्म और आस्था के नाम पर भीड़ जुटी चली आती है। अपने ज़िंदगी की परवाह किए बगैर राम जी करेंगे बेड़ा पार, ये सोच के लोग जुट रहे हैं। पर व्यवहारिक स्थिति में जब प्रशासनिक स्तर पर आप निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं, तो ये निर्णय लेने की स्थिति में आपको ये देखना होता है कि हम भीड़ को कैसे इकट्ठा करें। मैं इस विषय में ज़्यादा न कहते हुए 2 बातें बार बार कहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन से मात्र 25 से 30% विद्यार्थी खाना पूर्ति के तौर पर पढ़ाई कर रहे हैं। देश इसके लिए तकनीकी तौर पर टेक्निकली इंडिया वाज नॉट रेडी टू गिव द एजुकेशन ऑनलाइन, ऑन कंप्यूटर, ऑन लैपटॉप, ऑन मोबाइल। वी हैव टू थिंक अबाउट इट, we have to do the research about it. Government has to think about it, how to provide a computer, how to provide a laptop, how to provide a mobile telephone to each and student, each and every student of the country, each and every teachers of the country, because it is a vital question. In India, around 32 crores students are there and around 3 crores teachers are there. It means India has to utilize minimum 35 crore computer tele or student. At last I will say, please wait for the right movement. Government will think and people will search the initiation. मैं इतना ही कहूँगा, भारत में 30 से 32 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, 35 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। टीचर्स के साथ सबके हाथ में इतने आसानी से कंप्यूटर और मोबाइल उपलब्ध होना, उसके बाद उसका सापेक्षित असर शरीर पर है कि नहीं है, ये देखने का प्रश्न है। फिलहाल मेरा 2 सुझाव है। आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, आँखों की एक्सरसाइज करें, बच्चों को ध्यान मुद्रा सिखाएं। जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, उनको आँख मूंद कर 10 मिनट माता पिता ध्यान करना सिखाएं। आँखों को ठंडे पानी से तुरंत धोएं। गर्दन का एक्सरसाइज करें, दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने।
आंखों से मोबाइल की दूरी 3 फुट हो और आसपास के विद्वान पढ़े लिखे लोग 5-10 विद्यार्थियों को घर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर किताबी शिक्षा जरूर करें। टीचर्स ही पढ़ाएगा, इसके चक्कर में इसके लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अच्छे समय का ख्याल रखें। निश्चित तौर पर आप लोगों को एक अच्छा माहौल मिलेगा। ईश्वर कोरोना से मुक्ति देंगे और बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। फिलहाल आपस में मिलजुल कर अध्ययन ही एकमात्र रास्ता है और कंप्यूटर एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन एक खाना पूर्ति के रूप में देश में चल रही है। जैसे चल रही है थोड़ी बहुत संतुष्टि है, लेकिन स्वास्थ्य पे खतरा है। मैं बीएन मंडल विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को विनम्र अभिवादन करता हूं। सभी शिक्षकों को और कुलपति महोदय को विशेष नमस्कार करता हूं। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपके सुखी, सुखद, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, आप लोग जीतेंगे, एक नया सवेरा आएगा और एक आध्यात्मिक वातावरण के साथ देश में बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा।